नमस्कार, मैं सुनीता गुदारा। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड में सुमित्रा नंदन पंत की कविता ग्राम श्री का अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय। इनका जन्म उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले के कोसानी गांव में सन 1900 में हुआ। इनकी शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। आज़ादी के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के आह्वान पर इन्होंने कॉलेज छोड़ दिया और छायावादी के कविता के प्रमुख स्तंभ रहे। सुमित्रा नंदन पंत का काव्य क्षितिज 1916 से 1977 तक फैला है। सन 1977 में इनका देहावसान हो गया। छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। एक तो निराला जी, एक सुमित्रा नंदन पंत जी, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। वे अपनी जीवन दृष्टि से विभिन्न चरणों में छायावाद, प्रगतिवाद और अरविंद दर्शन से प्रभावित हुए। इनकी प्रमुख कृतियां हैं वीणा, ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, पल्लव, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन और चिदम्बरा। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्हें शब्द शिल्पी कवि कहा जाता है और इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं व्याख्या। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। कवि ने यहाँ पर गांव की प्राकृतिक सुषमा और समृद्धि का मनोहारी चित्रण प्रस्तुत किया है। कवि क्या कह रहा है? फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली लिपटी, जिसमें रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। कि खेतों में दूर तक मखमल की सी कोमल हरियाली फैली हुई है। मखमल का जो कपड़ा होता है वो सबसे कोमल होता है, तो जो खेतों में हरियाली फैली हुई है वह मखमल के समान कोमल लग रही है। लिपटी जिसमें रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। और उस मखमली हरियाली में जैसे ही उन पर रवि की किरणें अर्थात सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो जब वो सूर्य की किरणें हरियाली को पार करते हुए धरती तक पहुंचती है तो धरती पर नीचे चांदी की सी उज्जवल जाली बन जाती है। आपने देखा होगा कि जहाँ भी जैसे मान लो एक पेड़ है, पेड़ से जब किरणें होकर आती है तो नीचे एक जालियाँ सी बना देता है। ठीक उसी प्रकार से जो खेती होती है वो एक दूसरे के साथ सटी होती है, उनके बीच में फासला बहुत कम होता है। तो उसमें से जब सूर्य की किरणें निकल कर धरती पर पड़ती है तो ऐसा चांदी की जाली के समान लगती है। तिनके के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भू तल पर झुका हुआ है नभ का चीर निर्मल नील फलक। उस हरी भरी खेती में हरे हरे तिनकों पर हिल हरित रुधिर रहा झलक, कि उन तिनकों पर हरे रंग का रुधिर अर्थात खून झलक रहा है। हमारा खून तो लाल रंग का होता है, लेकिन तिनकों में जो रस होता है वो हरे रंग का होता है। तो उसे कवि ने उनका हरे रंग का रुधिर कहा है। श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चीर निर्मल नील फलक। और श्यामल का अर्थ होता है हरी भरी, कि हरी भरी भू अर्थात धरती के तल पर नीले रंग का आकाश है, वो झुका हुआ है जो नीले फलक के समान लग रहा है। रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली। कि कवि यहाँ कह रहा है वसुधा का अर्थ होता है धरती, कि गेहूं में बाली आने के बाद में धरती है वो ऐसा लगता है जैसे खुशी से भर उठी हो, रोमांचित सी लग रही है। अरहर सनई की सोने की किंकणियां हैं शोभा वाली। किंकणियों का अर्थ होता है करघनी, जो कमर में बांधी जाती है। कि अरहर और सनई की सोने की किंकणियां, कि अरहर सनई के पौधे पर भी फलियां लगने लग गई है जो सुनहरी करघनी के समान लग रही है। उड़ती भीनी तैलाक्त गंध फूली सरसों पीली पीली। और सरसों के भी क्या है, पीले रंग के फूल लग गए हैं। उड़ती भीनी तैलाक्त गंध,
सरसों में पीले फूल आने से चारों ओर है वो तेल से युक्त सुगंध है वो फैल चुकी है। यानी फूलों से अब तेल की सुगंध आने लगी है, जिसने पूरे वातावरण को सुगंधित कर दिया है। लोहारित धरा से झांक रही नीलम की कली तिसी नीली। नीलम की कली है वो अलसी को कहा जाता है, क्योंकि उसके नीले रंग के फूल लगते हैं। तो कवि यहाँ क्या कह रहे हैं, लोहरित धरा से झांक रही, कि अब तो अलसी है वो भी उग आई है, जो ऐसा लगता है जैसे हरित अर्थात हरी, और धरा का अर्थ है धरती, कि हरी भरी धरती से वह झांक रही है। यानी जो अलसी का पौधा है वो उग आया है, तो ऐसा लगता है जैसे हरी भरी धरती से वो झांक रही हो और उसके नीले रंग के फूल लग आए हैं। आगे कवि कह रहा है, रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी। और खेतों में तो बहुत सारी फसल होती है, तो वहाँ रंग बिरंगे फूल हैं वो खिले हुए हैं, यानी अलग अलग फसल है वो खड़ी है जिसमें अलग अलग रंग के फूल होते हैं। और उसी के बीच में हंस रही सखियां मटर खड़ी, उसी के बीच में है वो मटर के पौधे हैं वो खड़े हैं, जो ऐसे लगते हैं जैसे कोई सखियां हैं वो हिल मिलकर हंस रही हो। मखमल की पेटियों सी लटकी छिमियां छिपाई बीज लेड़ी। और उन मटर के पौधों पर फलियां लग गई है, जो किसके समान लग रही है, मखमल की पेटियों के समान लग रही है। और ऐसे लगता है जैसे किसी स्त्री ने अपने भीतर है वो बीजों को छुपा रखा हो। यानी उन फलियों में क्या है, बीज है, तो उसके लिए कहा है छिमिया छिपाई बीज लड़ी, कि जैसे किसी स्त्री ने बीजों की लड़ियां हैं वो छुपा रखी हो। फिरती है रंग रंग की तितली रंग रंग के फूलों पर। और रंग बिरंगी तितलियां हैं वो रंग बिरंगे फूलों के ऊपर फिर रही हैं, उड़ उड़कर इधर उधर फूलों पर जा रही हैं। फूले फिरते ही फूल स्वयं उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। वृंतों से वृंतों का अर्थ है जगह जगह, एक वृंत से एक पौधे से दूसरे पौधे पर जाना, एक फूल से दूसरे फूल पर जाना। कि उन तितलियों को देखकर ऐसा लगता है जैसे फूल ही उड़ कर के फूल फिरते हों फूल स्वयं, कि ऐसा लगता है जैसे फूल ही एक जगह से उड़ करके दूसरी जगह फिर रहे हो। तितलियों को यहाँ कवि ने क्या कहा है, फूल कहा है, क्योंकि रंग बिरंगे ही फूल हैं और रंग बिरंगी ही तितलियां हैं। आगे कवि कह रहे हैं, अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली। और आम के जो पेड़ हैं उन पर भी क्या है, बोर लगाई है, जो किसके समान लग रही है, रजत स्वर्ण मंजरियों से, कि वो चांदी और सोने की मंजरियों के समान लग रही है। झर रहे डाक पीपल के दल होर उठी कोकिला मतवाली। और पतझड़ का समय है तो डाक और पीपल के पत्ते हैं वो झड़ने लगे हैं, और कोयल है वो मतवाली होकर कूकने लगी है। महके कटहल मुकुलित जामुन जंगल में जरबेरी झूली। कि कटहल है वो महक उठे हैं और जामुन है वो भी मुस्कुराने लगे हैं। जंगल में जरबेरी झूली, और जंगल में बेरी के भी बोर लगने लग गए हैं। फूले आड़ू नींबू दाड़िम आलू गोभी बैंगन मूली। और आड़ू नींबू दाड़िम अर्थात अनार, आलू गोभी बैंगन और मूली, ये सब भी सर्दी के मौसम में ही लगते हैं, तो ये सभी भी लगने लग गए हैं। यानी इस मौसम में बहुत सारी सब्जियां और फल है वो उग आए हैं। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी। कि अमरूद है वो भी अब पक गए हैं, पीले हो गए हैं, मीठे हो गए हैं, और उनमें लाल लाल रंग की धारियां अर्थात चित्तियां पड़ गई है। पक गए सुनहले मधुर बेर। और बेर हैं वो भी सुनहरे रंग के यानी पीले रंग के हो गए हैं। बेर है वो भी मीठे हो गए हैं, पक गए हैं। आंवली से तरु की डाल जड़ी। आंवली अर्थात आंवले के पेड़। कि आंवले के पेड़ हैं वो भी आंवलों से लद गए हैं। लह लह पालक महमह धनिया लौकी ओ सेम फली फैली। कि पालक लहलहा उठी है और धनिया महक उठा है। लौकी और सेम फली फैली। कि लौकी
और सेम फली भी अब लगाई है, मखमली टमाटर हुए लाल। और मखमल के समान कोमल टमाटर है वो भी अब लाल हो गए हैं। मिर्चों की बड़ी हरी थैली, और मिर्चें भी लग चुकी हैं जो हरी थैली के समान लग रही है। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, कि गंगा तट पर सतरंगी रेत है वो फैली हुई है, तो उस पर लहरें बनी हुई है जो ऐसे लगता है जैसे सांप यहाँ से निकला हो, तो सांपों की लहरों के समान अंकित हो गई है। सुंदर लगती सरपत छाई, और गंगा के तट पर सरपत अर्थात हरी भरी घास, कि हरी भरी घास है वो छाई हुई है जो बहुत ही सुंदर लग रही है। तट पर तरबूजों की खेती, और गंगा तट पर तरबूजों की खेती हो रही है। अंगुली की कंघी से बगुले कलंगी सवारते हैं कोई, और वहां पर खड़े हुए बगुले जो हैं वो अपने पैर पंजे से अपनी कलंगी संवार रहे हैं, तो ऐसा लगता है जैसे वो अपने बालों में कंघी कर रहे हों। तिरते जल में सुरखाब, पुलिन पर मगरोठी रहती सोई, और गंगा जल में है वो सुरखाब जो पक्षी होता है, चक्रवात पक्षी, वो तिर रहा है, और पुलिन पर मगरोठी रहती सोई। और मगरोठी एक जल पक्षी होता है कि वह गंगा नदी के पुलिन अर्थात किनारे पर सोई हुई है। हंसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए भीगी अंधियाली में निसी की तारक सपनों में से खोई। तो कवि यहाँ क्या कह रहे हैं कि हिम आतप का अर्थ होता है सर्दी की धूप, कि सर्दी की धूप में हरियाली जो खेतों में छाई हुई है वह हंसमुख प्रसन्नचित्त लग रही है। सुख से अलसाए से सोए भीगी से अंधियाली में निसी की तारक सपनों में खोई, कि पूरा गांव जो है वो भीगी अंधियाली का अर्थ होता है जो सर्दी के मौसम में जो ओस पड़ती है, यानी निसी का अर्थ होता है रात, और रात में जब ओस पड़ती है तो कवि यहाँ क्या कह रहा है कि रात में जब ओस पड़ती है सर्दी के मौसम में तो पूरा गांव जो है वो सुख से अलसाया हुआ सो रहा है, और ऐसा लगता है तारक सपनों में से खोए, कि वह तारों के सपनों में खोया हुआ हो। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम जिस पर नीलम नभ आच्छादन, कि पूरा गांव है जो हरा भरा हो गया है, किससे? खेती से, तो वह गांव जो है वो मरकत के डिब्बे के समान लग रहा है। मरकत किसको कहते हैं? पन्ने को कहते हैं, पन्ने रतन को कहते हैं। तो पन्ना रतन है वो हरे रंग का होता है, और चारों तरफ गांव में क्या फैली हुई है? हरियाली फैली हुई है। तो पूरा गांव जो है वो हरे रंग के मरकत के अर्थात पन्ने के डिब्बे के समान लग रहा है, जिस पर नीलम नभ आच्छादन, और उस गांव पर नीले रंग का आकाश है वो एक चादर की तरह छाया हुआ है। रूपम हिमांत में स्निग्ध शांत निज शोभा से हरता जन्मन, कि पूरा जो गांव है, हिमांत का अर्थ होता है सर्दी का अंतिम समय, निरुपम का अर्थ है जिसको उपमा ना दी जा सके, कि सर्दी के अंतिम समय में गांव का वातावरण जो है वो शांत है, जिसको कोई उपमा नहीं दी जा सकती। निज शोभा से हरता जनमन, और गांव की जो शोभा है, निज शोभा यानी अपनी शोभा, कि गांव जो है वो अपनी हरियाली की शोभा से समस्त जन का मन है वो हर रहा है, यानी गांव की जो हरियाली है वो सभी को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।